मेरे पास सिर्फ एक मौका था। जब मैं जवान हुई तो मेरी माँ कहती थी, ऋचा, तेरा सारा काया कयामत बनता जा रहा है, कुछ कर। और मैं कहती थी, क्या करूं? यूं तो दुनिया की सारी माएं अपनी बेटियों को खूबसूरत बनाना चाहती हैं, लेकिन मेरी माँ मुझे बदसूरत बनाने के तरीके आजमाती रहती थीं। मुझे जानबूझकर ढीले कपड़े पहनाती ताकि मैं मोटी लड़की नजर आऊं। मेरे बाल ऐसे बनाती कि एक पल को भी झुकाना मुश्किल हो जाए। यहां तक कि कभी कभी मेरे मुंह पर लकड़ी की कालिक भी मल देती थीं, और कहीं आने जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे उस वक्त उनकी इन हरकतों पर बहुत गुस्सा आता था, पर बाद में पता चला कि वो ठीक कर रही थीं। अगर इसके साथ ही उस वक्त मेरी जिंदगी को भी खत्म कर देती तो शायद ये उनका मुंह पर सबसे बड़ा एहसान होता, क्योंकि मेरी सुंदरता ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। यह मेरी कहानी है, जिसे सुनकर शायद आप मुझसे और नफरत करने पर मजबूर हो जाएं। मैं रात को अपनी कोठरी में चुपचाप सो रही थी जब मुझे एक औरत जगाने आई और कहने लगी, चल मेरे साथ। मैंने उसकी शक्ल देखी और मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैंने खुद पर काबू किया और प्यार से कहा, मैं जेल में हूं और मुझसे काम करवाने का आपको हक है, लेकिन आधी रात को आप मुझे क्यों जगाने आई हैं? उसने कहा कि अभी तो सबसे जरूरी काम है। वो मुझे अपने साथ एक जगह ले गई जहां मुझे साफ सुथरा लिबास पहनाया गया, खुशबू लगाई गई, और फिर उसने मुझे एक जेल के अंदर धक्का दे दिया। सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई। इंसान को सजा मिली हो वो तो उसके अपने किए की ही मिलती है, लेकिन ये तो सजा के ऊपर सजा थी। मैं बाहर निकलना चाहती थी, लेकिन यहां से कोई रास्ता बाहर नहीं जाता था। सुबह मेरी आंख खुली तो मैं अपनी कोठरी में थी और मेरी साथी मेरे पास बैठी मेरे पांव दबा रही थी। मैंने कहा कि क्या हुआ है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। महसूस नहीं कर पा रही थी कि मेरे जिस्म के कौन से हिस्सों पर जख्म लगा है। उसने कहा कि तुम्हें जो हुआ है वो तुम्हें धीरे धीरे समझ आ जाएगा और उसकी आदत भी हो जाएगी। परेशान नहीं होना, हम सब हैं तुम्हारे साथ। तब तक तुम ये चीज अपने पास रखो। उसने मेरी हथेली पर फिटकरी का एक टुकड़ा रख दिया, और फिर उस फिटकरी के एक टुकड़े से मैंने अपनी तकदीर कैसे बदली, ये जानकर आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। मैंने अमर नामक व्यक्ति से मोहब्बत की थी। वो एक बहुत अमीर आदमी था। उसके 4 भाई थे, 3 बहनें थीं और करोड़ों की जायदाद थी। हम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। मुझे उसकी मोहब्बत से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। मुझे अमीर होने का कोई शौक नहीं था। मेरा नाम माया है। मैं बहुत खूबसूरत थी। मैंने उससे कहा कि हम किसी जगह पर छोटा सा घर बनाकर रह लेंगे, बस जहां हम दोनों हों। उसने कहा कि तुमने करोड़पति शख्स से शादी की है और अब तुम छोटा सा घर बनाना चाहती हो। क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता हूं। हमारी शादी हो गई। मैं उसके घर में चली गई, और फिर जब उसने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम करने का अनोखा फैसला किया तो उसके घरवाले भी इस फैसले के हक में थे। मैं हैरान थी कि वो इतने खुश क्यों हैं, पर मुझे क्या पता था कि उनके दिल में कुछ और ही चल रहा है। उन्होंने अमर को इस दुनिया से रवाना कर दिया और इल्जाम मेरे सिर पर लगा दिया कि ये सारी जायदाद की मालिक बन गई है, इसीलिए इसने अपने पति को रास्ते से हटा दिया है। खुद वो ऐसे रो रहे थे जैसे उनका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, पर नुकसान मेरा हुआ था। मैं अपनी बेगुनाही साबित ना कर पाई और मुझे जेल में भेज दिया गया, यानी कि सबसे बड़ी जेल में। पहले मेरे ट्रायल हुए, मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं क्या बोलती? मैं अपने हक में कुछ ना बोली, क्योंकि जो मेरा था वो तो खत्म हो चुका था। यहां पर आ गई और सोचा कि बाकी की जिंदगी इसी काल कोठरी में पड़े पड़े गुजार दूंगी। अब मेरे पास ना ही जिंदगी का कोई मकसद है और ना ही मेरा कोई इस दुनिया में है, क्योंकि मेरे माँ बाप तो पहले ही नहीं थे। बस एक अमर था जिसे मैंने अपना सब कुछ समझ लिया था। मेरे दिन यहीं पर गुजरने लगे। मैं किसी से ज्यादा बोलती नहीं थी, ज्यादा बात नहीं करती थी। यहां मुझे काफी सारी औरतें देखने को मिलीं, अजीबोगरीब किस्म की। कुछ देखने में बहुत खतरनाक, कुछ मेरी तरह बेगुनाह, पर हम सभी अपनी सजा काट रहे थे। सबने मुझे कहा कि तू बड़ी खूबसूरत है, कम उम्र है, इतनी कम उम्र में इतना बड़ा जुर्म कैसे कर लिया? मैंने कहा कि जुर्म तो मेरा यही था कि मैं मोहब्बत कर बैठी थी। कुछ लोगों ने मुझसे हमदर्दी जताई और कुछ लोगों ने मुझे बातें सुनाई, यहां तक कि मुझ पर हाथ भी उठाया। यहां भी सबका एक जैसा हाल था, फिर भी कोई किसी का दर्द नहीं समझता था। सब एक दूसरे पर अपने अपने नसीब का गुस्सा निकालते थे। मेरी साथी का नाम डॉली था।
हम दोनों एक ही जेल में थीं। उसने कहा कि यहाँ पर तो बहुत कुछ होता है, तो तुम्हें बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि यह जेल है, स्वर्ग नहीं। मैंने कहा कि हमारे लिए तो हमारे अपने घर भी स्वर्ग नहीं होते। अपने घरों में भी हम पर बुरी बुरी आफतें तोड़ दी जाती हैं, तो फिर यह तो जेल है। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मुझे क्या पता था कि उसकी बात का मतलब कुछ और ही था। हम लोगों को दिन में बाहर छोड़ दिया जाता था, यानी कि एक बहुत बड़ी चारदीवारी थी। उसके अंदर हम लोग फिर सकते थे, काम वाम करते थे, खाना बनाते थे, सब्जियां काटते थे, सालन बनाते थे, जेल को साफ करते थे, कपड़े भी धोते थे। उसके बाद जब शाम होने लगती तो हमें कैद कर दिया जाता था। आज मैं सारे काम वाम खत्म करके बहुत थक गई थी और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई थी। थोड़ी देर के बाद मुझे जेल का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मुझे इतनी सख्त नींद आ रही थी कि मैंने आवाज़ तो सुनी, पर मुझसे उठा नहीं जा रहा था। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही एक पुलिस वाली औरत मेरे पाँव के पास बैठी मुझे जगाने लगी। मैंने कहा कि क्या बात है, क्या काम है आपको? उसने कहा कि तुम्हें मेरे साथ आना होगा, बड़ा ज़रूरी काम है। मैंने कहा कि क्यों, क्या मेरी मुलाकात आई है? पर मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। उसने कहा कि मुलाकात इस समय नहीं आती, बस तुम ये समझो कि है मुलाकात ही, लेकिन तुम्हें इससे बहुत फ़ायदा होगा। मैंने कहा कि क्या मतलब? वो मुझे अपने साथ ले जाने लगी। उसने कहा कि ज़्यादा सवाल मत करो, जितना कम बोलोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और मुझे एक कमरे में ले गई। यह तो किसी का ऑफिस लगता था, शायद यहाँ की सुपरिंटेंडेंट का कमरा था, लेकिन वो वहाँ मौजूद नहीं थी। उस औरत ने कहा कि ये कपड़े पकड़ो और पहन लो। मैंने उन कपड़ों को देखा। ये कपड़े तो बहुत खूबसूरत थे, रंगों से सजे हुए। मैंने कहा कि ये कपड़े मुझे इस समय क्यों पहनने को कह रही हो? क्या करना है? मैंने कपड़े पहनकर कहा। उसने कहा कि तुम मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। मैं तुम्हें कब से कह रही हूं कि ज्यादा सवाल मत करो। जाओ बाथरूम में मुंह हाथ भी धो लेना और जरा अपने आप को साफ सुथरा भी कर लेना। ये कपड़े भी पहन लेना जो मैं कह रही हूं, वैसा करो, इसी में तुम्हारा फायदा है। मुझे उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैं बाथरूम में गई। मैंने मुंह हाथ धोया, कपड़े बदले। उसने मुझे लगाने के लिए लिपस्टिक भी दी। मैंने कहा कि आखिर ये हो क्या रहा है? अब उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ दे मारा और मैं हैरान रह गई। ये जेल थी, यहाँ पे कोई आपको प्यार से कुछ समझाने वाला नहीं था। अगर आप ज्यादा सवाल करते तो यही होना था। अब तो मैं खामोश हो गई। वह मुझे सजा संवार के एक दूसरे कमरे में ले गई। यह कमरा भी किसी के ऑफिस जैसा ही लग रहा था, लेकिन यह थोड़ा दूर था और इधर भी कोई मौजूद नहीं था। वह मुझे वहां पर छोड़ के खुद चली गई। मैं थोड़ी देर कुर्सी पे बैठी रही, इधर उधर देखती रही। फिर मुझे लगा कि इस कमरे में तो कोई आ ही नहीं रहा और मुझे यहां पर क्यों बिठाया है। मैं दरवाजे के पास गई कि यहां से निकल सकूं, तो हैरान रह गई। दरवाज़ा तो बाहर से बंद था और इस कमरे के अंदर ही एक और दरवाज़ा था, जिसे मैं कब से बाथरूम समझ रही थी, लेकिन वह किसी और कमरे का दरवाज़ा था। वहां से एक शख्स इस कमरे में दाखिल हुआ और मुझे देखकर मेरी तारीफ करने लगा। मैं कोई छोटी कमसिन लड़की नहीं थी। मुझे समझ आ गया कि यहां पर क्या हो रहा है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह हुई तो मैं अपनी कोठरी में थी और मेरी हालत बहुत बुरी थी। पहले तो मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था, आंख ही नहीं खुल रही थी। ऐसा लगता था कि आधी नींद में हूं, आधी जाग रही हूं। फिर मेरी आंखों के सामने मंजर साफ हुआ तो डॉली मेरे पास बैठी मेरी टांगें दबा रही थी और एक और औरत भी वहां पर मौजूद थी। यह वह समय था जिसमें हमें खोल दिया जाता था, इसलिए कोई भी अंदर आ सकता था। मैंने कहा कि क्या हुआ है मेरे साथ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। उसने कहा कि चुप हो जाओ, बस खामोश रहो, जो हुआ है उसे याद मत करो। एक और औरत तो सिर पकड़े बैठी थी। उसने कहा कि तुझे क्या पड़ी थी अपने साथ ये सब करने की, कि तू इस जेल में आ गई। अपनी शक्ल देख, कितनी खूबसूरत है तू, और जो जितना खूबसूरत होता है ना, वो उतना बदनसीब होता है। अब हम सब भी तुझे मिल के बचा नहीं सकते, बस तुझे देख के अफसोस ही होगा। नहीं करना था ना वह सब कुछ, क्यों अपने पति की जान ले ली? अरे पति जैसा भी हो, वह पति होता है, चाहे वह आपको जानवरों की तरह भी दे। लेकिन अगर वह आपके साथ चल रहा हो तो कोई और आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और तूने जो करना ही सही खत्म कर दिया। क्या जरूरत थी तुझे यह सब करने की? अरे ऐसा भी क्या होता है कि एक औरत के घर तक चली जाए,
एक औरत को इज्जत तक जाने की इजाजत तो भगवान भी नहीं देता। मैंने चिल्लाकर कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और जब मैं चिल्लाई तो मुझे मेरे पूरे वजूद में दर्द महसूस होने लगे। मैं दर्द से चिल्लाने लगी तो उस औरत ने मेरी हथेली पे फिटकरी का एक टुकड़ा रख दिया। मैंने कहा कि ये क्या है? उसने कहा कि ये काम आएगा तेरे जख्मों के लिए है। इससे जख्मों को धो तो जख्म खराब नहीं होते, दर्द खत्म हो जाता है, कोई पीप वगैरह नहीं पड़ती, इन्फेक्शन नहीं होता। इसीलिए हम सब अपने पास एक एक फिटकरी का टुकड़ा रखते हैं। ये तेरा वाला है। ये जल्दी इस्तेमाल नहीं होता, इसको जितना इस्तेमाल करो ये चलता रहता है। जब खत्म हो जाए तो मुझे बताना, मैं तुझे और दे दूंगी। अचानक से मेरे दिमाग में कुछ मंजर घूमने लगे और मैं फूट फूट के रोने लगी। उन्होंने कहा कि दुनिया बड़ी जालिम है, तू ये सब कुछ समझ ही गई होगी। मैं पूरा दिन इसी तरह पड़ी रही। मुझसे किसी ने कोई काम नहीं करवाया। एक दफा वह औरत आई जिसका नाम नज़मा था, जो मुझे रात को लेकर गई थी। उसने कहा कि मानो को कहो कि खाना बनाए, वह खाना बहुत अच्छा बनाती है। तो डॉली ने कहा कि खाना इसी ने बनाया है, अभी खाना बनाकर गई है और आराम कर रही है। उसने कहा कि आराम करने नहीं आए हो तुम लोग यहाँ पे, उसे कहो कि और कोई काम देख ले। दरअसल मैंने सुबह से कोई काम नहीं किया था। ये लोग मेरी हिफाजत कर रही थीं, मेरे लिए झूठ बोल रही थीं ताकि मैं आराम कर सकूं। मैं उस फिटकरी के टुकड़े को हथेली में दबाए लेटी हुई कोठरी की छत को देख रही थी। मुझे अमर की बहुत याद आ रही थी। वह मेरा मुहाफिज था, मेरा हमसफर था, मेरा दोस्त था। हम लोग एक साथ पढ़ते थे। अगर आज वह मेरे साथ होता तो इस दुनिया की जुर्रत के ये मेरे साथ इतना बुरा करती। लेकिन वह तो इस दुनिया से चला गया, उसे तो उसके अपनों ने इस दुनिया से भेज दिया और मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। अगर हम किसी से मोहब्बत करें तो क्या हम उसके साथ इतना बुरा कर सकते हैं? नहीं नहीं, हम तो उसकी एक नाराजगी से भी डरते हैं, तो फिर उसकी जिंदगी खत्म करना तो बहुत दूर की बात है। मैं ये सोच भी कैसे सकती थी? मुझे अमर की बहुत याद आ रही थी। मैं बार बार रो रही थी, बार बार उसका नाम ले रही थी, उसे ऐसे बुला रही थी जैसे वह जिंदा है और जैसे अभी यहाँ पर आके मुझे बचा लेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अब वह कहाँ से आता? खुशियों की मुद्दत बड़ी कम होती है, बहुत कम वक्त के लिए आपकी जिंदगी में आती है, लेकिन दुख कम वक्त बड़े लंबे अरसे के लिए आपकी जिंदगी में आते हैं और इतनी आसानी से आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं। मेरे साथ भी यही हो रहा था। मुझे लगा था कि मेरी किस्मत सिर्फ एक ही दफा बुरी होगी, लेकिन जैसा उस औरत ने कहा, मैं खूबसूरत थी, इसलिए मेरी किस्मत बार बार बुरी हो रही थी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अगर आवाज उठाती तो आवाज को दबा दिया जाता था। डॉली ने मुझे बताया, तुझसे पहले यहाँ एक और लड़की भी थी जो तेरी तरह बहुत ज्यादा खूबसूरत थी और उसके साथ भी वही हो रहा था जो तेरे साथ हो रहा है। मैंने पूछा कि फिर वह कहाँ गई, क्या उसे आज़ादी मिल गई? डॉली ने कहा, यहां से किसी को आज़ादी नहीं मिलती, उसे भी आज़ादी नहीं मिली। एक दिन वह बहुत बुरी तरह परेशान हो गई और उस बड़ी वाली बिल्डिंग है ना सामने, उसके ऊपर चढ़कर उसने नीचे छलांग मार दी, यानी कि उसने आत्महत्या कर ली और वह आज़ाद हो गई। उसकी तकलीफ खत्म हो गई। मैंने कहा, डॉली तुझे क्या लगता है कि जब तक इंसान मरता नहीं है उसकी तकलीफ खत्म नहीं होती? वह कहने लगी, हाँ मुझे तो यही लगता है। मैं उसकी तरफ हैरान होकर देख रही थी और कुछ सोच रही थी। फिर मुझे वह आदमी याद आया जिसकी वजह से ये सब हो रहा था। वह इस पूरी जेल का हेड था, एक लंबे कद का आदमी था। शक्ल से ही ऐसा लगता था कि ना जाने कितने लोगों की बद्दुआएं ले चुका है। मैंने डॉली से पूछा कि ये सब कब से चल रहा है। उसने कहा, बहुत अरसे से। यहाँ पर जो भी खूबसूरत लड़की आती है उसके साथ ही सब कुछ होता है। ये शख्स इस जेल का फिरौन बना हुआ है। इसके दो ही शौक हैं, एक का तो तुम्हें पता है और दूसरा इससे खाने का बहुत शौक है। और तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, इसीलिए तुम्हें खाने के काम में भी डाला है। तुम एक काम करो, तुम खाना अच्छा नहीं बनाया करो ताकि तुमसे ये काम तो न करवाएं। तुम्हारे हाथ का बनाया हुआ खाना इसको बहुत पसंद है, इसीलिए तो तुमसे ही काम करवाते हैं। मैं खामोश हो गई। उसने कहा, मुझे तुम्हारी समझ नहीं आती। तुम दुख में हो, परेशानी में हो, कुछ सोच रही हो। तुम्हारे चेहरे से कुछ पता नहीं चलता। ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर कोई जज्बात ही नहीं है। मैंने कहा, अब मेरे अंदर वाकई कोई जज्बात नहीं है, सिवाय एक जज्बे के जिसकी तकमील मैं जरूर करूंगी। डॉली ने कहा, क्या मतलब?
मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। मैंने कहा, बताऊंगी तुम्हें, और मुझे खाना बनाने में कोई मसला नहीं है। खाना बनाने से मेरा थोड़ा दिन गुजर जाता है, वरना दिमाग में उल्टी सीधी सोचें आती रहती हैं। उसने कहा, हाँ ये तो है, इंसान काम में लग के अपने दुख के बारे में भूल जाता है। मैंने डॉली से पूछा कि वो यहां पर क्यों आई। उसने कहा, मैंने अपने देवर को इस दुनिया से रुखसत करवा दिया था क्योंकि उसने मेरे साथ बुरा किया था। मैं तो गुनाह करके आई हूं, इसीलिए सजा काट रही हूं। लेकिन तू तो बेकसूर है और ऐसा कोई नहीं है जो दोबारा से तेरा केस रीओपन करवाए और तुझे यहां से निकाले। मैंने कहा, पता नहीं, मुझे नहीं पता। हमारी जेल में कुछ पत्रकार औरतें भी आई थीं। ये वो लड़कियां थीं जो पत्रकारिता पढ़ रही थीं और उनको सर्वे वगैरह करने थे। उनमें से एक लड़की का नाम राधा था। उसने जब मुझे देखा तो वो मेरे पास आ गई। मुझे कहने लगी कि मुझे आपकी कहानी सुननी है। मैंने उसे कहा, मैं तुम्हें अपनी कहानी तो सुना दूं, लेकिन अभी मेरी कहानी अधूरी है। जब मैं अपनी कहानी पूरी कर लूंगी तब मेरी कहानी जरूर सुनना और लोगों को भी बताना। उसने कहा, क्या मतलब? मैंने कहा, तुम दोबारा आओगी? उसने कहा, हाँ, शायद हमारा दोबारा चक्कर लगे। मैंने कहा, तब तक मैं अपनी कहानी को पूरा कर लूंगी, फिर तुम्हें सुना दूंगी। वह बड़ी हैरान हुई और वहां से चली गई। मैं इस जुल्म को रोकना चाहती थी जो मेरे साथ हो रहा था और मुझसे पहले बहुत सी औरतों के साथ हो चुका था। मैं इस सब को खत्म करना चाहती थी, लेकिन मैं कैसे खत्म करती? हम लोग जब काम करते थे तो हमें सब्जी काटने के लिए कुछ औजार वगैरह दिए जाते थे, लेकिन उसके बाद वो हमसे ले लिए जाते थे। हम पर गहरी नजर रखी जाती थी। मुझे डॉली ने एक औरत के बारे में बताया था जिसने बगावत करने की कोशिश की थी। उसके साथ बहुत बुरा हुआ था। अभी भी सब उसको याद करते हैं। तुम जो इस तरह खामोश बैठी रहती हो, कभी कभी मुझे लगता है कि तुम्हारे दिमाग में भी इस तरह की बातें आती हैं, पर ऐसा कुछ भी करने के बारे में सोचना नहीं। हम लोग बहुत बेबस हैं, मजबूर हैं। मैंने कहा, हाँ, मेरे पास भी हैं, मजबूर भी। मेरा यहां से निकलने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि यहां से बाहर मेरी राह देखने वाला कोई भी नहीं है। ऐसा कोई न होगा जिसके लिए मैं यहां से निकलने की ख्वाहिश करूं। मेरा बाप तो इस दुनिया से तभी चले गए थे जब मैं बहुत छोटी थी। मुझे माँ ने पाला था, वो भी मेरे जवान होने के बाद इस दुनिया में नहीं रहीं। मुझे मेरी एक मौसी ने पाला और मेरी शादी करवा के वो बाहर के मुल्क चली गईं। अब उनको तो पता भी नहीं है कि यहां क्या से क्या हो गया है। अपने पति को पा लिया था तो सोचा था कि बस मुझे मेरा मुहाफिज मिल गया है। अब यही मेरी जिम्मेदारी उठाएगा और यही मेरे सारे ख्वाब पूरे करेगा। इसी के साथ मैं खुश रहूंगी और अपना खानदान भी बनाऊंगी, अकेली नहीं रहूंगी। मुझे दौलत नहीं चाहिए थी, उसकी छोटे से घर में रहना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने क्या से क्या कर दिया। नज़्मा नाम की औरत ने सब पर अपना डर बिठाया हुआ था। वो बात बात पे मुंह पे थप्पड़ दे मारती थी। ज्यादा गुस्सा करती तो डंडे भी चलाने शुरू कर देती थी। एक दिन मेरे पास आई और मुझे कुछ पैसे दिए। मैंने कहा, ये क्या है? उसने कहा, इनाम है तुम्हारा, इसलिए कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो और बात भी मानती हो। मैंने कहा, लेकिन मैं इन पैसों का क्या करूंगी? उसने कहा, अपने पास रखो, जब यहां से निकलोगी तब तुम्हारे काम आएंगे। कुछ नहीं तो दांतों की नई बत्ती सी खरीद लेना। इस बात पर वो फूट फूट कर हंसने लगी, क्योंकि मुझे उम्र कैद की सजा हुई थी और जब तक मैं यहां से निकलती शायद मेरे मुंह में दांत भी न होते, यानी कि मैं बूढ़ी हो चुकी होती। मैंने इन पैसों को अपने पास रख लिया। मैंने कहा, ठीक है, शुक्रिया आपका। वो हंसते हंसते वहां से चली गई। उसने कहा, तेरी मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि तू हर बात पे सिर हिला देती है, न कोई सवाल करती है, न गुस्सा करती है, चुपचाप सबकी बात मान लेती है। लगता है तुझे भी यहां पे काफी अच्छा लग रहा है। मैंने इस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया, तो उसने कहा, देखा, तू अभी भी नहीं बोली, बस इसी तरह रह तो फायदे में रहेगी, और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दिया कर, कुछ खाने का दिल करे या कोई चीज चाहिए हो, इतना तो मैं तेरे लिए कर सकती हूं। मैंने कहा, नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। उसने कहा, ठीक है। मैंने इन पैसों को देखा और मेरे दिमाग में एक ख्याल आया। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। सुबह सुबह जब सब्जी काटने की ड्यूटी होती थी तो सब्जियां उठाकर एक बुजुर्ग आदमी लाया करता था। शायद वो मंडी से सब्जियां लाता था और उनको किचन में रख देता था। मैंने उसे वो पैसे दिए और उससे एक चीज मंगवाई,
उसने कहा, हाँ बेटा, ये चीज़ तो इधर सब लोग ही मंगवाते हैं, फिटकरी चाहिए ना तुम्हें? मैंने कहा, जी फिटकरी चाहिए, लेकिन काफ़ी सारी चाहिए। उसने कहा, फिक्र नहीं करो, ले आऊंगा तुम्हारे लिए और किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो मेरे लिए काफ़ी सारी फिटकरी ले आया। डॉली ने देख ली। उसने कहा, ये क्या? मैंने कहा, तुमने तो कहा था कि ये बहुत काम आती है। उसने कहा, हाँ, है तो ऐसा ही। अब मैं रोज़ उस जेलर के लिए खाना बनाती थी, बहुत अच्छा खाना। उसके लिए अलग से खाना बनता था, उसमें देसी घी, देसी मुर्गा और अच्छी अच्छी चीज़ें डाली जाती थीं। उसके खाने के अंदर बिल्कुल भी शोरबा नहीं होता था। वो कहता था कि मुझे भुने हुए गोश्त और खाने बना के दिए जाएं। अब तो मेरे हाथ के खाने के अलावा उसे कोई खाना जचता ही नहीं था। एक दिन रात हुई और मैं चांद की तरफ देख रही थी। सोच रही थी कि जो चाल मैंने चली है, अगर आज कामयाब होगी तो इसका मतलब कि आगे भी मैं ही कामयाब रहूंगी। बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। डॉली ने कहा, क्या हो गया तुझे, नींद नहीं आ रही? मैंने कहा, वो अभी आती होगी ना, वही नज़मा मुझे बुलाने के लिए। डॉली ने कहा, तू क्या उसका इंतजार कर रही है? पागल हो गई है क्या? नहीं आती तो ना आए, तू सो जा। मैंने कहा, वो तो रोज आती है तो आज भी आएगी। मैं सो जाऊंगी तो फिर आके मेरी नींद खराब करेगी। इससे अच्छा है ना कि मैं जागती ही रहूं। डॉली ने कहा, मुझे तो बिल्कुल तेरी किसी बात की समझ नहीं आती। तू खुद सोच रही है कि वो तुझे लेने के लिए आएगी। अरे तू शुक्र कर। मैंने कहा, तुम नहीं समझोगी। लेकिन मैं काफी देर तक इंतजार करती रही। नज़मा नहीं आई। अगले दिन भी नहीं आई और उससे अगले दिन भी नहीं आई। जब मैं जेलर का खाना बना रही थी तो मैंने खाना ट्रे में डाल के उसके हवाले किया। मैंने पूछा, तुम मुझे 3-4 दिन से लेने के लिए क्यों नहीं आई? उसने कहा, जेलर साहब की तबीयत खराब है। मैंने कहा, क्या ज्यादा तबीयत खराब है? उसने कहा, तू ऐसे पूछ रही है जैसे तेरा पति है। मैं खामोश हो गई। मैंने कहा, नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी कि अगर तबीयत खराब है तो खाने में कुछ और बना देती हूं। उसने कहा, चाहे वो शख्स मर भी रहा हो ना, खाना उसने यही खाना है। उसे ऐसी गिझाएं बहुत ज्यादा पसंद हैं। दाल खिचड़ी नहीं खाएगा, वो चाहे बिस्तर ए मर्ग पे ही पड़ा हो। खा खा के मर जाएगा, लेकिन परहेज नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हें कोई भी हल्का फुल्का खाना बनाने की जरूरत नहीं है। मसाले भी हल्के ना करना। मसालेदार चीजें बहुत ज्यादा पसंद हैं। मैंने कहा, ठीक है, बस इसीलिए पूछ रही थी। उसने कहा, हाँ ठीक है, चलो अपना काम करो। मेरा तीर बिल्कुल निशाने पे लगा था। अब नज़मा मुझे लेने के लिए बहुत कम ही आती थी, क्योंकि हर दूसरे दिन जेलर साहब की तबीयत जो खराब रहती थी। एक दिन मैं बैठी मुस्कुरा रही थी। डॉली ने कहा, क्या हो गया है, किस बात पे हंस रही है? कोई पुरानी अच्छी याद आई है? मैंने कहा, यादें तो मेरे पास बहुत सारी हैं, लेकिन इन यादों पर नहीं हंस रही। इन यादों के बारे में सोचकर मुझे अब हंसी नहीं आती, किसी और बात पर ही हंस रही हूं। वो लड़की राधा फिर से आई और मैंने उसे अपनी कहानी सुना दी। मैंने उसे कहा, इस कहानी को अभी बाहर मत निकालना, कुछ अरसे बाद बाहर निकालना। उसने कहा, ठीक है, लेकिन आपकी कहानी बहुत दिलचस्प है। मैंने कहा, अभी तो तुम्हें इसका इख्तिताम, अंत भी बताना है। दोबारा आओगी तो फिर बता दूंगी। उसने कहा, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए किसी से बात करती हूं। आप तो अभी जवान हैं, आपका केस फिर से ओपन करवाते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ लोग वकालत कर रहे हैं और उनको तजुर्बा हासिल करने के लिए कुछ केस भी सुलझाने होते हैं। मेरा एक दोस्त है, वो वकील बन रहा है और मैं पत्रकार हूं और हम दोनों ने ही शादी भी करनी है। समझे, मंगेतर है, मेरा बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अमीर है, उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। अगर आप कहें तो मैं आपका केस रीओपन करवा दूंगी और वो आपको यहां से बाहर निकाल लेगा। मैंने कहा, मैं यहां रहूं या यहां से बाहर निकल जाऊं, मेरे लिए जिंदगी में कुछ नहीं है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन तब उस लड़की ने बड़ी अजीब सी बात की। उसने कहा, आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, पर आप खुद तो हैं ना? मैं खामोश हो गई और उसने जाते जाते कहा कि मैं बात करूंगी कि आपका केस फिर से ओपन करवाया जाए, क्योंकि आप अभी जवान जहां हैं। इसकी बातों से मुझे एक उम्मीद तो मिली थी, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि मेरे लिए इतनी जल्दी आसानी होगी। वक्त इसी तरह गुजर रहा था, हफ्ते दर हफ्ते गुजर रहे थे। एक दिन तो नज़मा ने मुझे कहा कि आज खाना न बनाना साहब के लिए। मैंने कहा, क्यों?
कहने लगी कि वो छुट्टी पर चले गए हैं। उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो रही थी, तो अपने घरवालों के पास चले गए हैं। 2-3 दिन तक आराम करेंगे, फिर वापस आएंगे। जब जेल में जेलर साहब नहीं होते थे तो जेल का माहौल कुछ अलग ही होता था। कोई किसी से डरता नहीं था और सब अपनी मर्जी से इधर उधर फिरते रहते थे। नज़मा से फिर भी डर होता था, लेकिन वो पूरा दिन हमारे सिर पर नहीं मंडराती थी। उसके और भी काम होते थे। जेलर साहब वापस आ गए और 1 हफ्ते तक फिर से यहाँ पे मौजूद रहे, लेकिन मुझे कोई बुलाने के लिए नहीं आया। एक दिन सुबह सुबह ही ये खबर पूरी जेल में फैल गई कि जेलर साहब बेहोश होकर गिर गए हैं और उनकी हालत बहुत खराब मालूम हो रही है। फौरन यहाँ से डॉक्टर के पास ले जाने का इंतजाम किया गया, लेकिन शाम तक ये खबर आई कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जिस्म के बहुत सारे निज़ाम खराब हो चुके थे, इसलिए वो इस दुनिया से चले गए। जिस दिन हमें पता चला कि वो इस दुनिया से चला गया है, उस दिन तो जेल में दिवाली का माहौल था। वो एक जालिम इंसान था। उसने हम सब की बहुत बद्दुआएं ली थीं। हम सब पर बहुत जुल्म किया था। इसका इस दुनिया से चले जाना हमारे लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं था। और इसी दिन मुझे एक और खुशखबरी भी मिली कि मेरे केस को फिर से खुलवाया जा रहा है और मुद्दई ये डाला जा रहा है कि अगर मेरे पति ने सब कुछ मेरे नाम कर ही दिया था तो फिर मुझे उसे जान से मारने की क्या जरूरत थी। उम्मीद थी कि मेरा केस मजबूत हो जाएगा। एक दिन साइमा ने मुझसे पूछा कि तेरे सामान में तो फिटकरी ही खत्म हो गई है। मैंने कहा कि अब हम में से किसी को भी फिटकरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, खासकर मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। उसने कहा कि लेकिन जो फिटकरी हमने तुझे दी थी वो कहाँ चली गई? इतनी जल्दी तो खत्म नहीं होती। मैंने कहा कि इस्तेमाल हो गई है। उसने मुझे अजीब नज़रों से देखा और कहा कि कहीं तूने तो। मैंने कहा कि हाँ, वो मैं ही थी। मैं ही उस जेलर का खाना बनाती थी और रोज़ाना उस खाने के अंदर फिटकरी को मिला देती थी। फिटकरी हमारे जख्मों को खराब होने से बचाती है, एंटीसेप्टिक होती है, लेकिन अगर आप उसे ज्यादा मात्रा में और रोज खाएं तो आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। डॉली ने अपने मुंह पे हाथ रख लिया और उसने कहा कि तू तो बड़ी खतरनाक निकली। मैंने कहा कि और क्या, जुल्म सहती रही। वो खामोश हो गई। उसने कहा कि मेरे साथ ये राज हमेशा मेरे दिल में रहेगा, लेकिन अगर किसी को पता चल गया तो। मैंने कहा कि कभी किसी को पता नहीं चलेगा। पता चलना होता तो अभी तक पता चल जाता। अब मेरा केस चल रहा है। राधा मुझसे रोज मिलने के लिए आती है। उसे भी मैंने ये सब कुछ बताया है। वो बहुत हैरान होती है, लेकिन मेरी तारीफ भी करती है। कहती है कि जुल्म को खत्म करने के लिए किसी न किसी को तो कदम उठाना ही पड़ता है। आपने बहुत अच्छा किया। मुझे रोज उम्मीद दिलाती है कि शायद मैं इस जेल से निकल जाऊंगी, लेकिन अगर नहीं भी निकली तो इस बात की तसल्ली रहेगी कि मुझ पर और बहुत से लोगों पर जुल्म करने वाले को मैंने उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। आप लोग भी बताएं कि क्या मैंने ठीक किया। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।